वेलकम फ्रेंड्स। तो आज जो हम क्लिनिकल केस डिस्कस करने वाले हैं वो कुछ ऐसे हैं। A 34-year-old female presents to the emergency department with chest pain a few hours after a motor vehicle accident in which she was a restrained passenger. She describes shortness of breath and right-sided anterior chest pain that is worse with deep inspiration. An X-ray shows mediastinal displacement to the left. और एक्सरे जो है वो ये रहा। तो ये आप एक्सरे देख सकते हैं। तो अब आप में से जो लोग इसको खुद डायग्नोस करना चाहते हो यहाँ पे वीडियो पॉज कर सकते हैं और खुद ट्राई कर सकते हैं। ठीक है, तो अगर आपने ट्राई कर लिया हो तो अब हम देखते हैं इस केस को। इस केस में हमें क्या क्या पता चला कि ठीक है, एक पेशेंट है जो कि एक्सीडेंट में हुआ है, एक एक्सीडेंट में इन्वॉल्व था, तो उसको कहीं ना कहीं कोई ट्रॉमा हुआ होगा जिसकी वजह से उसको शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ या डिस्पनिया एक्सपीरियंस हो रहा है, राइट साइडेड एंटीरियर चेस्ट पेन हो रहा है और वो डीप इंस्पिरेशन के साथ काफी ज्यादा वर्स होता जाता है। प्लस एक्सरे में हमें मीडियास्टाइनल डिस्प्लेसमेंट भी मिला जब हमने एक्सरे देखा। तो कहीं ना कहीं हमें ये सब जो भी सिम्टम्स हैं, मतलब शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ और एंटीरियर साइड में चेस्ट पेन एंड वर्सन्स विद डीप इंस्पिरेशन, ये हमें कहीं ना कहीं हमें मतलब इंडिकेट कर रहा है कि लंग डिजीज हो सकती है, कोई लंग में प्रॉब्लम हो सकती है। तो अब हम आगे कंफर्मेशन करने के लिए या देखने के लिए कि क्या डिजीज हो सकती है, हम आगे एक्सरे देखते हैं। तो हमने जब एक्सरे देखा तो हमें दिखा कि हाँ, जो उसने बोला था एक्सरे में कि मीडियास्टाइनल डिस्प्लेसमेंट है लेफ्ट की तरफ, हमें दिख रहा है कि ठीक है, यहाँ का वॉल्यूम जो है, जो राइट लंग का वॉल्यूम, हम मतलब राइट साइड का थोरेसिक कैविटी का जो वॉल्यूम है वो काफी इंक्रीज हो गया है और लेफ्ट साइड को प्रेशराइज करके उसने कंप्रेस कर दिया और मीडियास्टाइनम जो है पूरे लेफ्ट की तरफ थोड़ा सा डिस्प्लेस हो गया है। और यहाँ पे हमें देखिए, यहाँ पे एक लाइट मार्किंग से दिख रही होगी, ये जो एरोज इंडिकेट कर रहे हैं, ये लाइट लाइन जो है ये यहाँ पे इंडिकेट कर रही है विसरल प्लूरा। अब नॉर्मली विसरल प्लूरा कहाँ होनी चाहिए, यहाँ, जैसे कि इस लेफ्ट लंग में है कि पैराइटल प्लूरा ये रही और इसी से इसके बिल्कुल पास चिपकी हुई होनी चाहिए विसरल प्लूरा। पर यहाँ पे हमने देखा कि विसरल प्लूरा जो है वो डिस्टेंड हो गई है, वो काफी अंदर की तरफ आ गई है। तो हमने जब ये सारे सिम्टम देखे और हमने जब एक्सरे देखा तो हमें काफी कुछ इंडिकेट हुआ कि यार ये न्यूमोथोरैक्स का केस हो सकता है। क्योंकि अगर जो हमने देखा कि जो विसरल प्लूरा है वो पूरी डिस्टेंडेड है और ये बाकी थोरेसिक कैविटी है पूरी एयर भर गई है, पूरे ब्लैक ब्लैक है, पूरा एयर भर गई है। प्लस सारे सिम्टम देख के हम कह सकते हैं काफी ठीक है, ये न्यूमोथोरैक्स का केस है। और कौन सा न्यूमोथोरैक्स, तो ठीक है, ये देखिए यहाँ पे हमने बोला कि व्हीकल एक्सीडेंट में था पेशेंट और कहीं भी ओपन इंजरी का वो नहीं है, ओपन इंजरी का मेंशन नहीं है, तो हम कह सकते हैं कि यार ये क्लोज्ड ट्रॉमा हुआ होगा। तो इसका हमने फाइनल डायग्नोसिस क्या बोला अभी कि हमें लग रहा है कि ये क्लोज ट्रॉमेटिक न्यूमोथोरैक्स है ऑफ द राइट लंग। ठीक है, पर हम अभी तक कंप्लीटली श्योर नहीं है, तो इसको श्योर होने के लिए हमें कुछ क्लिनिकल टेस्ट करने होंगे, कुछ डायग्नोसिस करने होंगे क्लिनिकल लेवल पे। तो पहले हम ये सिम्टम देख लेते हैं कि हमने जो सिम्टम बोले थे कि चेस्ट पेन था, हमने देखा शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ, डिस्पनिया या टैकीपनिया, इंक्रीज इन द रेट ऑफ ब्रीथिंग, टैकीकार्डिया भी होता है आपका न्यूमोथोरैक्स में। और हमने जो पहले देखा था पेन इंक्रीज होता है डीप इंस्पिरेशन करने पे। फिर आगे हम आते हैं कि क्लिनिकल मैनिफेस्टेशंस क्या होते हैं इसमें। तो आपको इसमें जो मेनली क्लिनिकल मैनिफेस्टेशंस दिखेंगे वो होगा डिमिनिश ऑफ द साउंड ऑफ ब्रीदिंग और हाइपर रेजोनेंस ऑन परकशन। अच्छा, अब दोनों को डिस्कस कर लेते हैं कि क्या क्या होते हैं ईच। तो पहले डिमिनिशिंग ऑफ द साउंड ऑफ ब्रीदिंग क्या होता है। तो हम यहाँ पे देख रहे हैं इस केस में कि जो राइट लंग है वो नॉर्मल है और इस केस की बात कर रहे हैं, जो राइट लंग है वो नॉर्मल है और जो लेफ्ट लंग है उसमें न्यूमोथोरैक्स में डेवलप दिख रहा है। ठीक है, तो अगर मान लीजिए ये एक पेशेंट है, ये पेशेंट इस केस के साथ आया है कि लेफ्ट लंग में न्यूमोथोरैक्स है, तो और हमने ब्रीदिंग टेस्ट करने की इस पे ट्राई किया। जब हम यहाँ पे अपने राइट लंग पे रखेंगे स्टेथोस्कोप और ब्रीदिंग करने को कहेंगे तो कैसी आवाज आएगी। और अब हमने लेफ्ट साइड की थोरेसिक कैविटी में यही कोशिश की तो हमने देखा कि नो साउंड या हम डिमिनिश्ड साउंड कह सकते हैं कि हमें कोई साउंड क्लियरली नहीं सुनाई दी, क्योंकि यहाँ पे जो है, यहाँ पे इमूवेबल एयर भर गई। यहाँ पे तो लंग टिश्यू है पूरा इलास्टिक वाला, तो जब भी वो ब्रीदिंग करता है तो ये कॉन्ट्रैक्ट होता है, रिलैक्स होता है पूरा। इस केस में हमें आवाजें आ रही हैं, बट ये तो सारी इमूवेबल एयर है ना। अब ये सारी इमूवेबल एयर है, इसलिए हमें यहाँ पे कोई साउंड पता नहीं चलेगी। दूसरा हमने बोला हाइपर रेजोनेंस ऑन परकशन। तो आपको पता है कि आप किसी भी सॉफ्ट ऑर्गन के ऊपर परकशन करेंगे जब, तो उसमें काफी डैम्प साउंड आती है, पर जब भी कहीं एयर फिल्ड स्पेस के ऊपर आप परकशन करते हैं तो पूरा रेजोनेंट साउंड आता है। तो यहाँ पे भी वही है ना
कि यहाँ पे तो लंग टिश्यू था पर यहाँ पे तो कंप्लीटली एयर है, यहाँ पे तो लंग कोलैप्स कर गया है, तो यहाँ पे एयर है तो हाइपर रेजोनेंट परकशन की आवाज आएगी। ठीक है, तो हमने यहाँ पे कह दिया ठीक है कि ये न्यूमोथोरैक्स है। तो हम ये भी बात कर लेते कि न्यूमोथोरैक्स डेवलप कैसे होता है। तो हमने बात किया था दो, एक ओपन ट्रोमैटिक, एक क्लोज ट्रोमैटिक। तो ओपन ट्रोमैटिक में क्या है, जैसे कि किसी ने आपको स्टैब किया तो आपका थोरैसिक कैविटी है वो एटमॉस्फेयर के रिलेशन में आ गया, वो खुल गया एटमॉस्फेयर की तरफ। अब हमें पता है प्लूरल कैविटी में प्रेशर क्या होता है, -3 mmHg टू -6 mmHg, वो हो गया एटमॉस्फेरिक प्रेशर से कम। तो जो एयर है वो कहां से कहां आएगी, वो एटमॉस्फेयर से बॉडी के अंदर आएगी, बॉडी के अंदर आएगी। तो ऐसा ही कुछ हो जाएगा कि जो भी है वो एयर है वो बाहर से प्रेशर से अंदर आ रही है, तो वो लंग टिश्यू को डिस्टेंड करेगी और अंदर की तरफ पुश करेगी विसरल प्लूरा को, और यहाँ पे पूरे में भर जाएगी। और अब हम दूसरे में बात करते हैं क्लोज ट्रोमैटिक, जो हमें अभी केस मिला था अपने पेशेंट का। क्लोज ट्रोमैटिक में क्या होता है, क्लोज ट्रोमैटिक में क्या है, बाहर से कोई रिलेशन नहीं है एटमॉस्फेयर से, जो भी इंजरी हुई वो ट्रॉमा की वजह से हुई, पर ओपन कोई कट या कोई लैसरेशन आपको बाहर से नहीं मिलेगा। तो जैसे कि हमने अपने पेशेंट की बात की, तो उसमें क्या हुआ, हम मान लेते हैं कि वो कार में ड्राइव कर रहा है पेशेंट और एकदम से एक्सीडेंट होता है। एक्सीडेंट हुआ तो क्या हुआ, जो ड्राइवर था वो उसका चेस्ट एकदम से जाके स्टीयरिंग पे टकराएगा। तो अगर टकराया तो क्या होगा, दो चीजें हो सकती हैं, एक उसके रिब्स फ्रैक्चर हो सकते हैं, दो टकराएगा तो उसका जो चेस्ट है वो सडनली कंप्रेस होगा। ओके, तो दोनों में देखते क्या होगा, पहले जब रिब अगर फ्रैक्चर हुई तो वो विसरल प्लूरा को रप्चर कर सकती है, और दूसरा अब अगर कंप्रेशन होगा तो क्या होगा। अब हम आगे देखते हैं कंप्रेशन में, तो जब उसने ब्रीथ लिया तो एल्वियली सारे एक्सपैंड हो गए, लंग पूरी एक्सपैंड हो गई, ये नॉर्मल केस था। बट अब एकदम से उसका जब चेस्ट टकराया स्टीयरिंग पे तो ये एकदम से पूरा कंप्रेस हो गया, पूरी थोरैसिक कैविटी कंप्रेस हो गई। अब अगर थोरैसिक कैविटी कंप्रेस हो गई तो यहाँ पे प्रेशर बढ़ जाएगा, क्योंकि लंग तो बाहर जाना चाह रहे हैं एक्सपैंड होने की वजह से, पर कंप्रेशन से यहाँ पे काफी ज्यादा प्रेशर बढ़ गया थोरैसिक कैविटी में। तो क्या होगा, एल्वियोली में बहुत ज्यादा प्रेशर बढ़ जाएगा। एल्वियोली अब बनी किसकी है, सिंपल स्क्वामस एपिथेलियम, तो ऑब्वियसली वो इतना प्रेशर तो नहीं झेल सकती। तो अब एल्वियोली में जब प्रेशर बढ़ गया तो वो बर्स्ट हो जाएगी, और अगर एल्वियोली बर्स्ट हो गई तो क्या होगा, जो एयर थी वो कहां पहुंच गई, वो एयर पहुंच गई हमारी सारी इंटरस्टिशियल स्पेस में, ये सारा इंटरस्टिशियल स्पेस। और हमने बात क्या की थी कि जब रिब फ्रैक्चर हुई तब विसरल प्लूरा जो थी वो रप्चर हो गई। अब विसरल प्लूरा रप्चर हुई तो क्या होगा, ये जो एयर है वो निकल के सारी इस प्लूरल कैविटी में भर जाएगी ना, क्योंकि इंटरस्टिशियल स्पेस में पहुंच गई। और अब विसरल प्लूरा भी रप्चर है तो सारी की सारी एयर पहुंच गई हमारी प्लूरल कैविटी में, और जितनी बार भी वो बंदा सांस लेगा तो वो और बढ़ती जाएगी वहां पे एयर की, क्योंकि ये जो भी वेंटिलेशन होता है वो लंग के अंदर होता है, प्लूरल कैविटी में तो वेंटिलेशन नहीं होता है। तो यहाँ पे जो भी एयर आई वो इमूवेबल एयर है, वो भरती ही जाएगी। तो हमें थोड़े टाइम बाद ऐसा ही केस मिलेगा कि लंग कंप्लीटली कोलैप्स कर गई है और ये पूरा एरिया भर गया है आपका एयर से। ठीक है, अब इसके बाद बात कर लेते हैं कि रिस्क क्या है न्यूमोथोरैक्स में। तो हमने बात किया था कि अगर न्यूमोथोरैक्स हुआ तो आपका एक साइड का प्रेशर बढ़ रहा है, जैसे कि हमने एक्सरे देखा था, हमने देखा कि मीडियस्टाइनर लेफ्ट की तरफ डिस्प्लेस हो गया और इस साइड काफी ज्यादा प्रेशर बढ़ गया। तो अगर यहाँ प्रेशर बढ़ेगा तो वो अपने एडजेसेंट ऑर्गन्स पे प्रेशर लगाएगा, उससे क्या होगा। अब इसके एडजेसेंट क्या है, इसके एडजेसेंट हमें पता है राइट लंग है और हार्ट है। तो ये जब प्रेशर लगाएगा राइट लंग पे तो राइट लंग भी कंप्रेस होगा। अब ये लंग तो ऑलरेडी कोलैप्स हो गया, ये तो वेंटिलेशन में वैसे भी हेल्प नहीं कर रहा, और आपने राइट लंग को, आपने लेफ्ट लंग को भी कंप्रेस करना शुरू कर दिया, तो प्रॉब्लम पहली ही आपकी वेंटिलेशन में क्रिएट हो गई, जिसकी वजह से हाइपोक्सिया हो सकता है। एंड सेकेंडली आपने हार्ट को कंप्रेस करना शुरू किया। हार्ट का यहाँ पे क्या, ये है राइट लंग, तो यहाँ पे हार्ट का कौन सा पार्ट होगा, राइट एट्रियम। अब राइट एट्रियम में आती है हमारी सुपीरियर वीना कावा और इंफीरियर वीना कावा। अब अगर सुपीरियर वीना कावा और इंफीरियर वीना कावा कंप्रेस हुई तो वीनस रिटर्न घट गया, वीनस रिटर्न घटेगा तो कहीं ना कहीं कार्डियक आउटपुट घटेगा, और दिस कैन फाइनली लीड टू कार्डियक डेथ। तो हम कह सकते हैं कि ये बहुत ही क्रिटिकल कंडीशन हो सकती है न्यूमोथोरैक्स, अगर टाइम पे इसका ट्रीटमेंट नहीं होता है तो। ठीक है, अब फाइनली अगर हम कंक्लूड करते हैं, मैनेजमेंट की बात कर सकते हैं अब। तो मैनेजमेंट कैसे होगा, तो बेसिकली हुआ क्या है, थोरेसिक कैविटी में एयर भर गई है तो हमें एयर को ड्रेन करना है। अब एयर को ड्रेन करने के दो तरीके होते हैं, या तो सिंपल एस्पिरेशन या ट्यूब थोरैकोटॉमी। तो सिंपल एस्पिरेशन में क्या होता है, यहाँ पे सिंपल एस्पिरेशन में एक नीडल सेकंड इंटरकोस्टल स्पेस इन द मिड क्लैविकुलर लाइन या फिफ्थ इंटरकोस्टल स्पेस इन द मिड एक्सिलरी लाइन, कहीं से भी एक नीडल इंसर्ट की जाएगी थोरेसिक कैविटी में इन द प्लूरल कैविटी, और वहां से एयर सक कर ली जाएगी, या तो नीडल से
या आज की डेट में जो ज्यादा यूज हो रहा है वो प्लास्टिक आईवी कैन्युलास यूज हो रहे हैं, उनके थ्रू ड्रेन कर ली जाएगी। ये काफी सिंपल, चीप और कंफर्टेबल वे है करने का एज कंपेयर टू हमारी ट्यूब थोरैकोटॉमी। अब आगे देख लेते हैं कि ट्यूब थोरैकोटॉमी में क्या होता है। ट्यूब थोरैकोटॉमी भी सिमिलर प्रोसीजर ही है, बस इसमें क्या होता है कि आपका कैन्युला या नीडल की जगह हम यहाँ पे ट्यूब यूज करते हैं और मैनुअल सक्शन किया था हमने सिंपल एस्पिरेशन में। यहाँ पे मैनुअल सक्शन नहीं होता, यहाँ पे इस ट्यूब के एंड पे एक मोटर कनेक्टेड होगी या हम कहते हैं मशीन कनेक्टेड होगी जो कि एयर को सक आउट करेगी फ्रॉम द प्लूरल कैविटी। तो और ये हमारा हम थोड़ा कहते हैं कि इन्वेसिव प्रोसीजर होता है एज कंपेयर टू सिंपल एस्पिरेशन। क्यों? क्योंकि इसमें जब मशीन सक आउट करती है तो रैपिड री एक्सपेंशन होता है लंग का, तो रैपिड री एक्सपेंशन होने से पल्मोनरी एडिमा डेवलप हो सकता है। इसलिए हम कहते हैं कि थोड़ा सेफ टेक्निक नहीं है, पर हमें क्यों यूज करना पड़ा? क्योंकि सिंपल एस्पिरेशन काम नहीं किया या इनइफेक्टिव हो गया। तो इतना ही था, होप आपको पसंद आया होगा। पसंद आया तो कमेंट जरूर करें। थैंक यू।